हाय, मैं डॉक्टर शरयू और हमारी जो सीरीज शुरू है वो कॉन्स्टिपेशन, मूलव्याध, प्रोक्टाइटिस, एनल फिशर, हिमोरॉइड्स, पाइल्स, इतनी सारी चीज़ों के लिए हम लोग ये सीरीज़ बना रहे हैं। इसलिए मैं बनाना चाहती हूँ कि डेली रूटीन में ये पेशेंट्स बहुत कॉमन है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लीडिंग पर एनम, ब्लीडिंग पर रेक्टम। अब जब भी लोग स्टूल पास करते वक्त अगर ब्लड आ गया तो नेचुरली सब लोगों को टेंशन ही हो जाती है, किसी को भी हो सकती है। तो ये जो है ये क्यों होता है, मैंने बोला पहले ही मैंने बता दिया है कि हर मूलव्याध की जड़ जो है वो कॉन्स्टिपेशन से शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग पीआर के प्रमुख दो कारण हैं, वो है हिमोरॉइड्स और दूसरी बात है एनल फिशर। एनल फिशर का मतलब क्या है, ये जो एनल रीजन है ये यहाँ से ऐसे कट जाना, कटने के बाद नेचुरली वहाँ से ब्लड आने वाला है। और दूसरी चीज़ जो है हिमोरॉइड्स। हिमोरॉइड्स का मतलब क्या होता है कि अंदर से जो है ये पाइल्स ऐसे प्रोलैप्स होके बाहर आ जाते हैं और फिर यहाँ से ब्लीडिंग हो जाता है। ये अंदर रहते हैं। ये नॉर्मली जो कुशन होता है, यानी वेनस कुशन होता है हमारे एनस में, तो समझो ये सब कुशन्स है। और जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो ये जो कुशन्स है ये यूं प्रोलैप्स होके बाहर आ जाते हैं, ये बाहर आ जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इंटरनो एक्सटर्नल पाइल्स। अंदर से ये बाहर आ रहे हैं, यहाँ पे पूरे वेनस फ्लेक्सेस होते हैं। तो जब भी यहाँ इंजुरी होती है फ्रेश ब्लीडिंग पीआर होता है। फ्रेश यानी जैसे हमारी उंगली या कुछ कट गया है तो कैसे फ्रेश ब्लड आता है, उस तरह से फ्रेश ब्लड आता है। तो ये इस तरह से एनस से प्रोलैप्स हो जाते हैं। तो ये एक कॉमन कंडीशन है। और दूसरी एक कंडीशन क्या है कि यहाँ से आपके हार्ट स्टूल ऐसे फट से पास हो गए और जगह को काट दिया, तब जाके फ्रेश ब्लीडिंग पीआर होता है। लेकिन इसके बावजूद एक सॉलिटरी रेक्टल अल्सर होता है। अल्सर एक अंदर जो लैट्रिन की जगह है वहाँ पे एक अल्सर होता है, वो अल्सर भी ब्लीड होता है। मल्टीपल अल्सरेशंस भी होते हैं। एक्सकोरिएशन मतलब पूरा म्यूकोजा छिल गया होता है, तब भी ब्लीडिंग होता है। फिर कैंसर भी हो सकता है ना। और उसके बाद में इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्टिव डिजीजेस जस्ट लाइक वो क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस कॉमन है। क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत ज़्यादा इंडिया में कॉमन नहीं है। तो प्रमुख ये 3 कारण हैं। फिर भी हम लोगों को जब भी ब्लीडिंग पीआर होता है, यानी लैट्रिन के जगह से जब भी ब्लड आता है, तो हमें ब्लड का कलर देखना पड़ता है। ब्लड के कलर से डिजीज डायग्नोस होता है, समझे। ब्लड का जो कलर है उससे क्या होता है, डिजीज डायग्नोस होता है। जैसे फ्रेश ब्लड है तो बाहर की पैथोलॉजी है, और अगर चॉकलेट कलर है तो कोलोनिक पैथोलॉजी है, यानी थोड़ी अंदर की पैथोलॉजी ऊपर से आ रहा है। और पूरा ही ब्लैकी स्टूल है तो भाई ये तो गैस्ट्रिक यानी ब्लीड हो रहा है, यानी तुम्हारा स्टमक के अंदर जो अल्सर्स है या वहाँ कोई पैथोलॉजी है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है। तो वो ब्लड जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने के बाद में उसका कलर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। तो ब्लैक कलर के स्टूल्स अगर आप पास करते हो तो हमको पता ही चल जाता है कि ये अपर जीआई यानी अतड़ियों की सबसे ऊपर वाली पैथोलॉजी है। तो हम फिर उस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं पेशेंट्स का। तो कलर जो है वो कलर आपने डॉक्टर्स को बहुत क्लियरली बताना चाहिए कि कौन सा कलर का स्टूल आप कैसे पास कर रहे हो। फ्रेश ब्लड है तो पता ही चल जाता है। बहुत बार डॉक्टर लोग जब पीआर एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे फिंगर से हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं और फिर ग्लव्स को देखते हैं कि ये फ्रेश ब्लड है या चॉकलेट टाइप का है या फिर
यानी ब्लैक कलर का स्टूल है, तो हम लोग वो जो पीआर एग्जामिनेशन करते हैं तो उससे भी हमें काफ़ी अच्छे से डायग्नोसिस पता चल जाता है। सेकेंड, हम लोग प्रोक्टोस्कोपी करते हैं। मैंने आपको पीआर एग्जामिनेशन बताया जो डॉक्टर लोग अपने फिंगर से करते हैं, लेकिन डॉक्टर का, सर्जन का जो फिंगर है वो फिंगर को पता होता है पैथोलॉजी क्या है, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन करने के बाद में ये फिंगर को और ब्रेन को सर्जन के पता हो जाता कि क्या है अंदर। तो ये जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पीआर एग्जामिनेशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरा है प्रोक्टोस्कोपी। अब आप इसे अतड़ी समझो, यहाँ पे ये एनल रीजन है ऐसे समझो, और ये जो है ये प्रोक्टोस्कोप है, ये जो है ये प्रोक्टोस्कोप है। इसे हम यहाँ अंदर डालते हैं, फिर इसे रिमूव करते हैं, और ये जो है यहाँ से हमें पूरी अंदर की पैथोलॉजी दिखती है। फिर धीरे धीरे हम विड्रॉ करते हैं और इसमें हमें अंदर क्या क्या है, यानी कोई ग्रोथ है क्या, पॉलिप है क्या, अल्सर है क्या, कि म्यूकोजा इडिमेटस है क्या, वहाँ पे एक्सकोरिएशन है क्या, हिमोरॉइड्स है क्या, पाइल्स है क्या, फिशर है क्या, ये सब पूरा ही समझ में आ जाता है। तो ये प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। ये प्रोक्टोस्कोप है, ये सिंपल ओपीडी मेथड में की जाती है और प्रोक्टोस्कोपी से हमें काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है। फिर हमें अगर लगता है कि हायर पैथोलॉजी है तो फिर कोलोनोस्कोपी करते हैं, उसके हायर पैथोलॉजी है तो फिर एंडोस्कोपी करके देखते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशंस वी डू टू डायग्नोज इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग पर रेक्टम। तो ये ब्लीडिंग जो होता है इससे डरना ज़रूरी भी है, तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है, और ब्लीडिंग पीआर के जो पैथोलॉजी है उसे डायग्नोस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ये काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्लड लॉस होने के वजह से पेशेंट पैनिक भी होता है, और कभी कभी तो हीमोराइड्स इतने ब्लीड हो जाते हैं कि पेशेंट एनीमिक हो जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का यानी ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो इन सब चीज़ों का नॉलेज मैं आपको यहाँ दे रही हूँ। डाइट जो है मैंने ऑलरेडी एक रफ आइडिया आपको पिछली वीडियो में दी है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो इसलिए आप लोगों ने क्या करना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिपेशन जब होता है तब वो हार्ड स्टूल जो होते हैं वो फोर्सफुली बाहर आने की वजह से ये जो कुशन्स है जो नेचुरली प्रोटेक्ट करते हैं एनस को, तो वो जो कुशन्स है वो कुशन्स प्रोलैप्स होके बाहर आ जाते हैं। फिर यहाँ जो है अंदर न जाने की वजह से क्या होते हैं, स्ट्रैंगुलेट हो जाते हैं, यानी स्ट्रैंगुलेट हो जाते हैं। इसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो क्या होता है, बंद हो जाता है, और फिर बड़े बड़े फूल जाते हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े फूल जाते हैं और केस फिर कॉम्प्लिकेटेड होते जाती है। तो बेसिक जो पैथोलॉजीज है ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है, और आपको इसे यानी काफ़ी शेयर करना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए पिछला वीडियो मेरा आप रेफ़र करो। इसके ऊपर जो घरेलू उपाय है या फिर इसका जो डाइट है इसका नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। उसके लिए मैं आपको कुछ रेसिपीज़ भी बताऊंगी कि इंस्टेंट कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ करने के लिए आपने क्या खाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देख लेना। धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।